निखिल, क्या तुम सुबह सुबह फोन में रील और शॉर्ट्स देखते रहते हो? कितनी देर से बोल रही हो दूध ऑर्डर कर दो। हाँ हाँ चाय बना लो, मैं बस उठ ही रहा हूँ। चाय बना लो? अरे निखिल, पहले दूध तो ऑर्डर करके मंगवाओ, तभी तो चाय बनेगी। कहाँ दिमाग रहता है तुम्हारा? तुम देख क्या रहे हो फोन में? दिखाओ मुझे। कुछ नहीं, वो मेरठ वाली न्यूज की वीडियो देख रहा था। बस पूरे फोन में यही न्यूज घूम रही है और तुम भी होके यही देखे जा रहे हो। मत देखो, दिमाग खराब होता है, तरह तरह के बुरे बुरे ख्याल आते हैं मन में। और वैसे भी मॉर्निंग टाइम में ये सब मत देखा करो, कुछ अच्छा देखो, वरना दिमाग में यही सब घूमता रहेगा। अब छोड़ो ये सब, वो दूध ऑर्डर कर दो प्लीज। हाँ, साथ में रस का पैकेट और बिस्किट भी कर देना। और मेरे फेवरेट पता है ना कौन से हैं? यस डार्लिंग, मुझे पता है। तुम्हारे फेवरेट कौन से हैं? क्रीम वाले बिस्किट। मेरे प्यारे पतिदेव, तुम मेरी हर पसंद और नापसंद का ख्याल रखते हो। अब जल्दी से ऑर्डर करो, वरना मैं फिर से गुस्सा हो जाऊंगी और तुम्हें ड्रम में डाल दूंगी। क्या? वर्षा जोर जोर से हंसते हुए किचन में चली गई। निखिल ने ऑनलाइन दूध बिस्किट ऑर्डर कर दिया। तभी निखिल के दोस्तों के ग्रुप मैसेजेस आने लगे, जिनमें ड्रम वाली घटना की वीडियोस, फोटोज, न्यूज शेयर होने लगी। तभी वर्षा ने किचन से आवाज लगाई, निखिल देखो, दरवाजे की घंटी बजी है, दरवाजे पर कोई आया है। ओह हाँ, देख रहा हूँ, डिलीवरी आई होगी। निखिल ने ऑर्डर लिया और कुछ देर बाद रेडी होकर ऑफिस चला गया। एक दिन शाम को जब निखिल ऑफिस में लंच कर रहा था, तभी उसका दोस्त उसके पास आया। वो बड़ी परेशानी में था। क्या हुआ अजय, तू इतना सुस्त क्यों है और घबराया हुआ भी है? क्या ही बताऊं, मेरी बीवी कल शाम एक नीला ड्रम खरीद कर आई है। बोल रही है टंकी का पानी चला जाता है, इसीलिए पानी भर के रखा करेगी। गर्मी आ रही है तो पानी की ज्यादा जरूरत होती है। अब तभी से मुझे अजीब अजीब से ख्याल आ रहे हैं, और ऊपर से वो न्यूज देखी नीले ड्रम वाली, तो मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि अभी सुनीता को ड्रम खरीदने की क्या जरूरत थी जब ये वाली न्यूज चल रही थी। पागल है क्या? खरीद लिया होगा। नीला ड्रम स्टोर करके रखने के लिए होता है, बहुत से घरों में होता होगा। ये अलग बात है कि तेरे और मेरे घर में ड्रम नहीं है नीला वाला। कोई बात नहीं, खरीद लिया होगा, इतना ध्यान मत दे। निखिल ने अपने दोस्त अजय को समझा दिया, पर शाम के समय जब निखिल खुद घर पहुंचा तो उसके तो तोते उड़ गए जब उसने देखा कि उसके घर के आंगन में भी एक नीला ड्रम रखा हुआ है। निखिल के हाथ पैर फूलने लगे। तभी वर्षा कमरे से बाहर आई। ये देखो निखिल, मैंने नीला ड्रम खरीदा है, सोच रही हूँ इसमें सारा कबाड़ भर कर रखा करूंगी। अरे पूरे घर में इधर उधर पुराने पेपर, छोटे मोटे टूटे फूटे सामान पड़े रहते हैं। अब ये एक जगह बना दूंगी, जो भी चीज हो अपनी तुम इसमें भर दिया करना, फिर कबाड़ी वाला आएगा तो हम उसे बेच दिया करेंगे। आज से पहले तो तुम्हें कभी नीले ड्रम की जरूरत नहीं पड़ी, अचानक से कबाड़ रखने की जरूरत कैसे पड़ गई? और नीला ड्रम ही क्यों? कोई बास्केट या पुराने बैग में भी तो रख सकती थी, नीले ड्रम में कबाड़ क्यों रखना? अरे बाजार गई थी, पसंद आ गया तो ले लिया, इसमें इतने सवाल करने की क्या जरूरत है? एक नीला ड्रम ही तो है, इसमें इतना घबराने की क्या बात है? मुझे समझ नहीं आता नीले रंग के ड्रम को इतना डरावना क्यों बना दिया है। मुझे लगता है न्यूज देख देख कर तुम सबका दिमाग खराब हो गया है। मैं तो इसी में सामान रखूंगी, रोक कर दिखाओ। वर्षा गुस्से में रसोई में चली गई। पता नहीं, एक तो घर के लिए चीज खरीदो, घर की साफ सफाई का ध्यान रखो, और ऊपर से बातें सुनो कि ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया। कोई प्रशंसा नहीं, बस ऑफिस से आए और सुना दिया। मैं तो इसी ड्रम में सामान रखूंगी, मेरी मर्जी। निखिल चुपचाप आंगन में रखे नीले ड्रम को घूरने लगा। उसका दिमाग तरह तरह की कल्पनाओं में उलझ गया। कहीं वर्षा ने भी नहीं नहीं नहीं, ये सब न्यूज का असर है। लेकिन अचानक से नीला ड्रम और कबाड़ रखने के लिए कहीं ये भी नहीं। निखिल दिमाग मत खराब कर। निखिल ने खुद को समझाया कि ये सब उसका वहम है, लेकिन उसकी बेचैनी कम नहीं हो रही थी। उसने ठान लिया कि वो रात को ड्रम की सच्चाई जानकर रहेगा। रात को वर्षा किचन में बर्तन समेट रही थी और निखिल चुपके से आंगन में गया। उसने धीरे धीरे ड्रम का ढक्कन उठाया। अब देखता हूँ अंदर क्या है। निखिल ने ड्रम में झांका तो अंदर पुराने अखबार, टूटे हुए खिलौने, बेकार की प्लास्टिक की बोतलें और कुछ और कबाड़ रखा हुआ था। निखिल ने राहत की सांस ली। सच में कबाड़ ही है, मैंने तो बेकार में दिमाग खराब कर लिया था। निखिल तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे वो मैं तो बस देख रहा था कि तुमने क्या रखा है ड्रम में। निखिल की बात सुनकर वर्षा हंसते हुए उसके पास आई और बोली, तुम्हें तो सच में नीले ड्रम का फोबिया हो गया है। मैं कब से कह रही थी कि न्यूज मत देखा करो, अब देखो ना, अपने ही घर में डर रहे हो। क्या तुम्हें मुझ पर इतना ही विश्वास है? हाँ यार, तुम सही कह रही हो, मैं बेकार में पैनिक कर रहा था। वैसे ड्रम में तुम्हें डालने का प्लान अभी कैंसिल कर दिया है, लेकिन अगली बार दूध ऑर्डर करना भूल गए तो सोच लेना। हाँ वैसे आई लव यू टू वर्षा, एंड सॉरी, मैं भी पता नहीं ये फोन में न्यूज देख देख कर तुम्हारे बारे में कितना गलत सोच रहा था, अपने रिश्ते को खराब कर रहा था। निखिल और वर्षा एक दूसरे के गले लग जाते हैं। निखिल ने ठान लिया कि वो न्यूज और बेकार की अफवाहों से दूर रहेगा। उसने दोस्त को भी समझाया कि बिना मतलब डरने की जरूरत नहीं है। यार तो सही बोल रहा है, हम लोगों को न्यूज देखकर इतना डरने की जरूरत नहीं है। हम जो भी न्यूज देखते हैं उसे देखकर अजीब अजीब ख्याल खुद ही मन में ले आते हैं, जो हमारे आपसी रिश्तों को खराब कर रहे हैं। शादी पवित्र रिश्ता है, पहले जमाने में ये सब बातें नहीं होती थी। आजकल हम तरह तरह की खबरों को सुनकर अपने बारे में भी वैसा सोचने लगते हैं, लेकिन दुनिया में कभी गलत नहीं सोचेंगे। तो हमें सामने वाले के बारे में भी सोचना चाहिए कि हर कोई मुस्कान और साहिल की तरह दरिंदा नहीं होता, जो सौरभ जैसे एक बेकसूर और इतना प्यार करने वाले लड़के को पल भर में मार दे। ऐसा काम जो लोग करते हैं शायद उनका दिल ही नहीं होता। कभी वर्षा और स्नेहा जाते हैं। उन दोनों ने कैफेटेरिया में निखिल और अजय की बातें सुन ली थी। भैया आपने बिल्कुल सही कहा, हम दोनों इसीलिए यहाँ आए हैं क्योंकि हम जानते थे कि आप दोनों अभी भी इसी बात को लेकर परेशान होंगे। पर आप दोनों की बातें बिल्कुल सही हैं। कम से कम आपने इस बात पर यकीन तो किया कि हर लड़की मुस्कान और हर लड़का साहिल नहीं होता। रिश्तों में विश्वास जरूरी है। पति पत्नी का रिश्ता प्यार और विश्वास की नींव पर टिका होता है। अजय अब आप भी मन से सारे बुरे ख्याल निकाल दीजिए
निखिल, क्यों ना हम सब घूमने के लिए हिमाचल चले? हिमाचल? हिमाचल घूमने का नाम सुनकर चारों जोर से हंस पड़ते हैं। जानते हैं कि लुटेरी बहू के द्वारा कई शहरों में लूटपाट की खबरें मिल रही थी। आज लुटेरी बहू की गिरफ्तारी हो चुकी है और आज लुटेरी बहू को अदालत में पेश किया जाएगा। बताया जा रहा है कि इस लुटेरी बहू का असली नाम चंदा है और ये अब तक 50 लोगों से झूठी शादी का नाटक करके दुल्हों को लूट कर भाग चुकी थी। लुटेरी बहू ने इस बार शहर के एक जाने माने बिजनेसमैन मनोज को अपना निशाना बनाया था, पर वक्त रहते ही लुटेरी बहू के पहले पति मुकेश ने आकर इस शादी को रुकवा दिया। थैंक यू मुकेश, आज तुम्हारी वजह से मैं बर्बाद होने से बच गया। अगर तुम सही वक्त पर नहीं आते तो वो लुटेरी बहू चंदा हम सबको लूटकर चंपत हो जाती। मुकेश, मैं चंदा से 1 महीना पहले ही मिला था और उसने मुझे बेवकूफ बनाना चाहा, पर ऐन मौके पर तुमने आकर उसके झूठ का भांडा फोड़ दिया और मुझे बचा लिया। पर तुम्हें तो शादी के 2 महीने बाद चंदा की सच्चाई पता चली थी, तुम उसके जाल में आखिर कैसे फंसे? वो मनहूस दिन मुझे आज भी याद है, जिस दिन चंदा पहली बार मेरी दुकान पर आई थी। अरे रंजन, पहले ये सलवार सूट इस सामने वाली अलमारी में लगा, उसके बाद बनारसी साड़ियां और दुपट्टे एक लाइन में लगाना, ठीक है? माँ, ये दुकान अच्छी दिखाई पड़ती है, यहाँ से ही साड़ी खरीद लो। तुम्हारे पैरों में भी दर्द है, और कितना चलोगी? जी आइए, क्या दिखाना है मैडम? पहले 1 गिलास पानी मिलेगा। रंजन, मैडम को पानी पिलाओ। चंदा बेटी, तू मेरे लिए क्यों परेशान हो रही है? मैं तो ज्योति की शादी में कुछ भी पहन लूंगी। माँ, तुम्हारी बहन की इकलौती लड़की की शादी है, फिर भी तुम नई साड़ी नहीं पहनोगी? कैसी बातें करती हो माँ? मैं लेकर दे रही हूँ ना अपनी कमाई से। आखिर मेरी माँ तो सबसे सुंदर और अलग लगनी चाहिए। आंटी जी, आपकी बेटी बिल्कुल सही कर रही है, शादी में तो नई साड़ी खरीदनी ही चाहिए। मैं आपको बढ़िया सी साड़ी दिखाता हूँ, ये देखिए। माँ, ये वाली तुम पर बहुत जचेगी, ये ले लेते हैं। सुनिए, आप ये तैयार करवा दीजिए। फॉल और ब्लाउज के साथ कब तक तैयार हो जाएगी? जी कल शाम को आप ले लीजिएगा। और आपके लिए कुछ डिजाइनर सूट या साड़ी कुछ दिखाऊं क्या? बहुत बढ़िया कलेक्शन आया हुआ है। जी नहीं, अभी तो नहीं, फिर कभी जरूर आऊंगी लेने। मैं साड़ी कल शाम को आपसे उठा लूंगी। अगले दिन चंदा अपनी माँ की साड़ी उठाने आती है। जी, वो साड़ी तैयार हो गई? हो चुकी है, बस लड़का ब्लाउज पर प्रेस के लिए गया है, 5 मिनट में आ जाएगा। आप बैठिए। कितने साल हो गए आपकी इस दुकान को? ये दुकान पहले मेरे पापा संभालते थे, उनके जाने के बाद से ही मैंने इस दुकान की जिम्मेदारी संभाल ली। अब तो बहुत साल हो गए हैं इस दुकान को। आपके पिताजी, वो जो सामने तस्वीर है, वो आपके पिताजी की है? जी मेरे पिताजी की है। वैसे पिता को खोने का दुख मैं जानती हूँ, क्योंकि अपने पिता को मैंने बचपन में ही खो दिया था। ये आपकी साड़ी पैक हो गई है, ये लीजिए। सॉरी, बस वो मैं शायद थोड़ा भावुक हो गई। थैंक यू, आपने एक दिन में ही साड़ी तैयार करवा दी। अब माँ ये नई साड़ी पहन लेंगी। मेरी तो कोई बात नहीं, कुछ भी पुराना। क्या हुआ मैडम, कुछ कमी है क्या साड़ी में? नहीं नहीं, मैं चलती हूँ, शुक्रिया। फिर उसके जाने के बाद क्या हुआ? चंदा भी अपने दिमाग से खेल रही थी। वो जानबूझकर उस दिन। मुकेश भैया, ये जो मैडम अभी आई थी अपना सामान भूल गई हैं। अरे अब कैसे उन तक पहुंचा जाए? अरे हाँ, उन्होंने अपना नंबर लिखवाया था। मैडम, हेलो मैडम, आपका कुछ सामान हमारी दुकान पर रह गया है। ओह अच्छा, इसमें तो मेरा बहुत जरूरी काम का सामान है। आप एक काम कर सकते हैं, आप शाम को मेरे घर पहुंचा सकते हैं मेरा सामान। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। आप मुझे अपने घर का पता दे दीजिए, मैं खुद आपको घर पर सामान दे आऊंगा। आप परेशान मत होइए। मैं शाम को चंदा के घर पहुंचा, पर मैंने देखा। माँ, तुम समझती नहीं हो, वो 1 नंबर का गुंडा है। मैं उससे शादी नहीं कर सकती। ये जरूरी तो नहीं कि हम लोग गरीब हैं, हमारे पास पैसे नहीं है उसका कर्जा चुकाने के लिए, तो मैं किसी के साथ भी शादी कर लूं। पर चंदा, हमें उसके 2 लाख रुपए अगले 2 दिन में लौटाने हैं, नहीं तो तुम्हें उससे शादी करनी ही पड़ेगी। अब ये मैडम आपका सामान जो हमारी दुकान पर रह गया था। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको हमारी वजह से इतनी परेशानी हुई। माँ की तबीयत अचानक खराब हो गई थी, तो इन्हें डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा। बस अभी चेकअप करवाकर डॉक्टर के पास से ही आ रहे हैं। कोई बात नहीं मैडम, ये तो हमारा फर्ज है। हमारे किसी भी ग्राहक का सामान दुकान पर रह जाता है तो उसे संभाल कर रखना हमारी पूरी जिम्मेदारी है। अच्छा, मैं चलता हूँ। फिर 1-2 दिन बाद चंदा अचानक मेरी दुकान पर आई। मुकेश जी, मुझे आपकी मदद चाहिए। मैं शहर में नई हूँ और किसी को भी नहीं जानती। मेरे पास एक सोने का कंगन है, यदि इसे रखकर आप मुझे कुछ पैसे दे दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। चंदा जी, आप घबराइए मत, आप मुझे शाम को कॉफी शॉप में मिलिए, वहीं बैठकर तसल्ली से बात करेंगे। चंदा शाम को मुझे कॉफी शॉप में मिली और अपनी परेशानी बताई। न जाने मैं उसकी बातों में कैसे आता चला गया, और फिर मैंने उसे 2 लाख रुपए दे दिए। मुझे नहीं पता उसने उन 2 लाख रुपयों का क्या किया। उसके चेहरे में इतना भोलापन था कि उससे जुड़ने से मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। और फिर धीरे धीरे चंदा और मैं नजदीक आने लगे, और फिर हम दोनों ने शादी कर ली। हम दोनों की शादी के बाद चंदा की माँ ने कहा कि वो अपने गांव जाकर रहना चाहती है, और वो अपने गांव चली गई। और मेरी नासमझी देखो, मैंने ये तक नहीं पूछा कि आखिर वो किस गांव में रहती है। सभी रिश्तेदारों ने चंदा के मुंह दिखाई में रुपए और गहने दिए थे। माँ ने चंदा से कहा, चंदा बहू, ये तोहफे के जेवर और रुपए तुम अपने पास ही रखो, और ये तिजोरी की चाबियां भी। अब इस घर को तुमने ही संभालना है। माँ जी, मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं इस घर की जिम्मेदारी बखूबी निभा सकूं। सब कुछ ठीक चल रहा था। चंदा भी उस वक्त ऐसे व्यवहार करती थी मानो कि वो कितनी अच्छी और संस्कारी पत्नी और बहू थी। हमें उस पर कभी भी शक नहीं हुआ। पर एक दिन अचानक। माँ, कैसी हो तुम? अचानक, न कोई पता न कोई खबर।
बस अचानक ही आना हुआ। तेरी दादी की तबीयत ठीक नहीं है। मैं सोच रही थी तू कुछ दिन मेरे पास गांव में रह ले, फिर दामाद जी तुझे लेने आ जाएंगे। हाँ हाँ बहन जी, आप चंदा को ले जाओ, फिर कुछ दिनों बाद चंदा फोन कर देगी, मुकेश लेने आ जाएगा। पर माँ जी आप अकेले कैसे सब कुछ, और माँ जी ये गहने वगैरह आप ही रख लीजिए, मैं जब वापस आऊंगी तब तक आप संभाल लीजिए। चंदा, वो तेरे चाचा की बेटी शोभा का भी ब्याह है अगले हफ्ते, तो कुछ जेवर तू पहनने के लिए ले चल। हाँ हाँ चंदा बहू, ये जेवर तुम लेती जाओ और ये 20,000 रुपए भी खर्चे के मेरी तरफ से रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। चंदा, मैं जल्दी ही तुम्हें लेने आ जाऊंगा। अब तो इस घर को और मुझे तुम्हारी आदत हो गई है। बस वो आखिरी पल था जब चंदा को मैंने अपने घर से जाते देखा। उसके जाने के बाद माँ और मैं बहुत परेशान हुए। चंदा का फोन स्विच ऑफ था। कोई गांव, कोई शहर, किसी जगह का पता हो तब तो ढूंढते। चंदा ने एक झटका और दिया। मेरी दुकान और मकान के कागज उसे तिजोरी में मिल गए थे। वो सब कुछ धोखे से बेचकर हमारा सब कुछ लूट कर ले गई, वो लुटेरी बहू। और ये सदमा मेरी माँ नहीं झेल पाई और इस दुनिया से चली गई। क्यों धोखा देते हैं लोग? क्यों किसी के जज्बातों से खेलते हुए उन्हें लज्जा नहीं आती? अपनी आप बीती सुनाते सुनाते मुकेश भावुक हो जाता है और रोने लगता है। मनोज उसे हिम्मत देता है। तुम चिंता मत करो मुकेश, हिम्मत से काम लो। उस लुटेरी बहू चंदा और उसकी माँ को आज अदालत में सजा सुनाई जाएगी और भगवान धोखेबाज को जरूर सजा देते हैं, हमेशा याद रखना। चलो, हमें अदालत पहुंचना है। मुकेश और मनोज अदालत पहुंचते हैं। चंदा और उसकी माँ को लोगों को ठगने और लूटने के इल्जाम में सजा मिल जाती है। चंदा मुकेश से माफी मांगती है, पर मुकेश अदालत से बाहर आ जाता है। शायद आज चंदा को अपने गुनाहों की सजा मिलते देख उसे सुकून था और उसकी माँ की आत्मा को भी आज शांति मिली।